तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक और नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी की सेकंड क्लास। जो हमारा क्लास 12th का अकाउंट है, क्लास 12th का जो अकाउंट है उसमें साझेदारी का जो पहला अध्याय है उसमें हमने कल साझेदारी की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास रखी थी। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख का आशय, साझेदारों के अधिकार और साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। तो आज हम तीनों टॉपिक, जो तीन टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिकों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप क्लास में जुड़े रहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं कॉमर्स कुरुक्षेत्र चैनल के माध्यम से, इसमें मैं आपको क्लास 12th का जो अकाउंट है वो संपूर्ण पूरी तैयारी कराऊंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, क्लास 12th का अकाउंट संपूर्ण तैयारी, पूरी तैयारी आपका पहले अध्याय से लेके लास्ट तक जितने भी उसमें चैप्टर रहेंगे सारे अध्याय विस्तार से पढ़ाऊंगा। साथ में जब हमारा एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनका भी विस्तार से अध्ययन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे साल पढ़ाने वाला हूं। और आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। इसके साथ ही अपन क्लास 11th का भी अकाउंट पढ़ेंगे। तो 11th और 12th दोनों जो क्लास के बच्चे हैं वो दोनों इस चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, साझेदारी संलेख का आशय, साझेदारों के अधिकार और साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, ये तीन पॉइंट हैं। इनको विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख का आशय। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख का आशय। ओके, साझेदारी संलेख का क्या पढ़ रहे हैं हम? आशय। साझेदारी संलेख का आशय, साझेदारी मतलब वही मैंने कल बताया था आपको, पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी का मतलब होता है हमारा पार्टनरशिप। तो साझेदारी का आशय हम आज पढ़ रहे हैं, सॉरी, साझेदारी संलेख का आशय पढ़ रहे हैं आज हम। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, कल हमने पढ़ा था साझेदारी के बारे में। साझेदारी का सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है, सहमत होते हैं और उसमें लगने वाला जो पूंजी है वो आपस में मिलजुल कर लगाते हैं, और साथ ही जो भी उसमें फायदा होता है, प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, यानी लाभ हानि जो भी होता है, उसको आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसको हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख क्या होता है। ठीक है, साझेदारी संलेख जो बनता है वो साझेदारों, जो साझेदारी व्यवसाय है उसी के द्वारा बनता है। ये संलेख होता क्या है वो चीज हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यह क्या होता है, यह समझौता, एक मिनट, साझेदारी संलेख साझेदारी संलेख का क्या समझौता लिखित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साझेदारी संलेख का समझौता क्या हो सकता है? लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। ठीक है, लिखित भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? मौखिक और
भी हो सकता है। ठीक है, साझेदारी संलेख का जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन लिखित समझौता, लेकिन क्या होता है, लिखित समझौता मौखिक समझौते से लिखित समझौता मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ मतलब अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि लिखित समझौता मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है श्रेष्ठ? क्यों? देखो, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, अगर अपन थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में आए या फिर थोड़ा सा गांव की लैंग्वेज में आए, तो बुजुर्ग लोग कुछ बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि एक लिखा और 100 बक्का। मतलब लोग अगर 100 लोग बोलते हैं ना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर एक जो लिखा हुआ है ना, कोई भी पेपर लिखा हुआ है, उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपना लिखित समझौता होता है वो मौखिक समझौते श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए हमने साझेदारी व्यवसाय शुरू किया और आपस में 5 लोगों ने व्यवसाय शुरू किया। अब पांचों ने उसमें पूंजी लगाई। ठीक है, किसी ने लगाया 1 लाख रुपए, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 50,000 रुपए। अब पांचों मित्रों ने उसमें व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाई। अब जब प्रॉफिट होता है तो उन्होंने आपस में ही निर्णय कर लिया कि सब लोग प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। समझना बात को? तो अब जब निर्णय कर लिया हमने आपस में कि सभी लोग जो प्रॉफिट रहेगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे। अब होता क्या है कि जब व्यापार का जो लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, वर्ष के लास्ट में उसका जो लेखा जोखा किया जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो सभी 5 लोगों को बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो 20-20 हजार रुपए 5 लोगों में बट जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर कोई बेईमान साझेदार कोई बेईमान हो गया या कोई मित्र बेईमान हो गया कि भाई मैंने तो 2 लाख रुपए लगाए थे और आपने लगाए थे 1 लाख रुपए और आपने लगाए थे 50,000 रुपए, तो मैंने क्या पैसा ज्यादा लगाया था इसलिए मैं प्रॉफिट ज्यादा लूंगा। उसका मन बदल गया इस चीज को लेके, तो क्या होगा, लास्ट में लड़ाई होगी, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आपस में विवाद ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, इसीलिए जो लिखित समझौता है ना, जो लिखित समझौता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब लिखित समझौता होता क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे कि 5 साझेदार पहले भी थे, अभी भी 5 लोगों का उदाहरण लेते हैं। 5 साझेदार या 5 व्यक्तियों ने आपस में मिलकर कोई काम शुरू किया। ठीक है, अब होता क्या है कि उनका एक एग्रीमेंट होता है साझेदारी संलेख के अनुसार। कैसा एग्रीमेंट? जो तहसील में या फिर कोर्ट में जो स्टाम्प वगैरह है उस पे वो एग्रीमेंट होता है। उसमें क्या होता है कि भाई उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि कौन सा साझेदार कितना पूंजी लेकर के आएगा और वो कितनी पूंजी लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए मोहन ने 1 लाख रुपए लगाए, सोहन ने 50,000 रुपए लगाए, दीपक ने 2 लाख रुपए लगाए, किसी ने एक और कोई नाम जोड़ लो, श्याम ने 5 लाख रुपए लगाए और रवि ने 2 लाख रुपए लगाए। ऐसे मान लो 5 लोगों ने आपस में मिलकर पैसे लगाए। अब उसमें ये भी लिखा जाएगा कि अगर बराबर बराबर बांटना है लाभ को, जो प्रॉफिट है अगर वो बराबर बराबर बांटना है या हानि को बराबर बराबर बांटना है तो वो लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, अगर उसको पूंजी के अनुपात में बांटना है कि मान लो जिसने जितनी पूंजी लगाई है उस हिसाब से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी साझेदारी संलेख की जो हमारा लिखित समझौता है उसमें लिखा जाएगा। अब जब ये लिखा जाएगा ना तो वर्ष के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से पहले लिख दिया है कि भैया मैंने अगर 2 लाख रुपए लगाए हैं तो मैं 2 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट लूंगा। अगर इस हिसाब से नहीं लेना है तो मतलब बराबर, अगर उसमें ये लिखा हुआ है समझौते में कि सभी को बराबर बराबर प्रॉफिट दिया जाएगा तो बराबर बराबर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या माना जाता है, जो मौखिक समझौता है ना, नहीं, जो लिखित समझौता है वो मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसीलिए साझेदारी संलेख या साझेदारी व्यवसाय करने से पहले ये एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, पहले आप इसको नोट कर लो थोड़ा सा, फिर और आगे बताता हूं मैं आपको इसमें। ठीक है, अब ये फिलहाल इतनी डेफिनेशन, अब इसमें आगे क्या होता है ये चीज देखिए आप। साझेदारी संलेख में ही आगे क्या होता है, ये अपन ने छोटी सी डेफिनेशन लिख ली है। अब देखना इसमें आगे क्या होता है, इसी में लिखना आगे थोड़ा सा। ये मान लीजिए ये डेफिनेशन हो गई, अब इसको यहाँ से एक पॉइंट लगा के स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम लिख सकते हैं इसमें, इसकी डेफिनेशन में तो हम लिख सकते हैं क्या होता है, साझेदारी 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 संलेख में, साझेदारी संलेख में साझेदारों के पारस्परिक, साझेदारी संलेख में साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य, पारस्परिक क्या, कर्तव्य, पारस्परिक कर्तव्य, प्रवेश पृथक, साझेदारी संलेख में साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य, प्रवेश, पृथक होने की शर्तें, प्रवेश पृथक होने की शर्तें आदि, शर्तें आदि का क्या होता है, आदि का उल्लेख होता है, आदि का उल्लेख होता है। संलेख में शर्तों का जितना अधिक क्या होगा, संलेख में शर्तों का जितना अधिक, संलेख में शर्तों का जितना अधिक स्पष्टीकरण, जितना अधिक स्पष्टीकरण होगा उतना ही, जितना अधिक स्पष्टीकरण होगा उतना ही संलेख अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। देखो आप, क्या पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसी में डेफिनेशन में नीचे और लिखना है अपन को स्टार लगा के। क्या लिखना है कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य, प्रवेश पृथक, ठीक है, होने की शर्तें आदि का उल्लेख होता है। संलेख में शर्तों का जितना अधिक स्पष्टीकरण होगा
उतना ही संलेख अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि साझेदारी संलेख में जो जो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है जिसको अपन एफिडेविट कहते हैं, वो चीज तैयार की जाती है। अब उसमें होगा क्या, संलेख बोलते हैं उस चीज को। अब क्या होगा, संलेख में जितने भी साझेदार होंगे, चाहे 2 साझेदार हो या 5 साझेदार हो या 10 साझेदार हो या 20 साझेदार हो, जितने भी साझेदार होंगे उसमें क्या शर्तों का स्पष्टीकरण होगा कि भाई किसी साझेदार ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई तो उसको कितना लाभ मिलना चाहिए, या हानि हुई तो उसके हिस्से में कितनी हानि होगी। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, साझेदार कब साझेदारी में प्रवेश होगा। ठीक है, कैसी स्थिति में, मान लीजिए 5 लोग साझेदार हैं, अब वो चाहते हैं एक नया साझेदार बनाना, तो नया साझेदार जो आएगा व्यवसाय में वो किस हिसाब से आएगा, कितनी पूंजी लेकर के आएगा, उसको क्या हिस्सा दिया जाएगा, क्या शर्तें रहेंगी, वो चीजें इसमें लिखी जाएंगी। प्रवेश से मतलब ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब प्रवेश मैंने पहले बता दिया, लेकिन कर्तव्य बताना चाहिए था पहले। और कर्तव्य क्या है, अब मान लीजिए जितने भी साझेदार हैं व्यवसाय में, उन सभी साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे। कर्तव्य मतलब कौन सा साझेदार क्या काम करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपस में बांट दी जाएंगी कि भैया कौन सा साझेदार क्या काम करेगा, किसको क्या करना होगा, किसको पेमेंट लेना होगा, किसको कौन सा काम सौंपा जाएगा। तो वो सारी चीजें इसमें पहले ही स्पष्ट रूप से कर दी जाएंगी, ताकि बाद में ये स्थिति उत्पन्न ना हो कि भाई मैंने समय नहीं दे सकता बिजनेस के लिए, मैंने इतनी पूंजी लगाई है, ये किया वो किया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो उसमें स्पष्ट रूप से लिख जाएगा वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पृथक। अब मान लीजिए साझेदार 5 लोग हैं, अब पृथक होना मतलब हट जाना, व्यवसाय को छोड़ करके हट जाना। तो अब सब साझेदारी 5 लोगों ने मिलकर के बनाई थी, सभी लोगों ने पूंजी लगाई थी। अब जो हटने वाला साझेदार है, चाहे वो कोई सा भी हो 5 लोगों में से, अब वो साझेदार अगर व्यवसाय को छोड़ना चाहता है तो वो किस स्थिति रहेगी जिसमें वह व्यवसाय छोड़ सकता है, उसके जो उसकी नियम है, नियमों के अनुसार क्या स्थितियां उत्पन्न होगी और उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीजें रहेंगी वो इसमें लिखित हो जाएंगी पहले से ही। तो ये क्या है, जब व्यक्ति कोई पृथक होगा या अवकाश ग्रहण करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या होगा, शर्तों आदि का उल्लेख होता है। ठीक है, अब क्या होगा, संलेख में शर्तों का जितना अधिक स्पष्टीकरण होगा, जैसा कि मैंने बताया, शर्तें जितने अधिक स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी उतना ही साझेदारी संलेख आगे लाभदायक सिद्ध होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, ये चीज थी सारी इसमें साझेदारी संलेख में। अब ओके, इस चीज को आप नोट कर लो। अब हम आगे जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो पढ़ने वाले, जिसमें हम साझेदारों के अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, साझेदारों के अधिकार। अब देखो आप, साझेदारों के अधिकार। साझेदारी संलेख हमने समझ लिया। अच्छा, इसकी एक साझेदारी संलेख की एक डेफिनेशन और बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सी है। इसमें स्टार्टिंग में जब हम साझेदारी संलेख बनाते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में एक चीज भूल गए अपन, जो अपन अब समझ लेते हैं। देखो क्या होता है साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख। ठीक है, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में होता क्या है, साझेदारी, अब देखिए इसमें होता क्या है, साझेदारी संलेख में साझेदारी की स्थापना, साझेदारी की स्थापना का विचार करने से, साझेदारी की स्थापना का विचार करने से पहले,
करने से पहले क्या होता है, करने से पहले साझेदारी की स्थापना का विचार करने से पहले, यार यहाँ कुछ भूल रहे हैं, साझेदारी की स्थापना का विचार, साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद है, ये यहाँ पर होने के बाद क्या होता है, साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद यह अत्यंत आवश्यक है कि साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद यह अत्यंत आवश्यक है कि सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में एक समझौता हो जाए। इसको नोट करो आप, फिर मैं समझाता हूं आपको ये चीज। देखो क्या होता है, साझेदारी संलेख जब भी तैयार किया जाता है तो साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद, मान लीजिए ये फर्म है हमारी, ये फर्म, इसका नाम है फर्म ए, ठीक है। अब इसकी स्थापना का विचार हमने कर लिया, ठीक है। 5 लोगों ने मिलकर या 7 लोगों ने मिलकर या 3 लोगों ने मिलकर क्या किया, ये कंपनी की स्थापना का विचार कर लिया या व्यवसाय की स्थापना का विचार कर लिया। अब सब लोग तैयार हो गए कि हाँ भाई हम व्यवसाय करने के लिए सब तैयार हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि स्थापना का विचार होने के बाद क्या अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक यही है कि उन सभी व्यक्तियों के मध्य आपस में एक समझौता हो जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कैसा समझौता हो जाए, साझेदारों के मध्य आपस में एक समझौता हो जाए, एक संलेख हो जाए, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या हो, सभी साझेदारों की शर्तें लिखी हो, प्रवेश की प्रक्रिया लिखी हो, साझेदारी की प्रवेश की प्रक्रिया लिखी हो, उसके पृथक होने की प्रक्रिया लिखी हो, ठीक है, जो भी चीजें उसमें चाहते हैं ना साझेदार, वो सारी चीजें लिखी हो। साझेदारी प्रवेश से लेकर के अवकाश ग्रहण करने तक की सारी शर्तें लिखी हो। तो ये विचार करने से पहले कि हम व्यवसाय स्थापना करना चाहते हैं, उसका विचार होने के बाद ये चीज अत्यंत आवश्यक है कि उनके आपस में समझौता हो जाए, और समझौता मैक्सिमम होना चाहिए, जो लीगल माना जाता है वो लिखित समझौता होना चाहिए। मौखिक समझौते की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम कोई मौखिक समझौता करते हैं तो इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन लिखित समझौते में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जो लिखित समझौता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा भूल गए थे, स्टार्टिंग में ये करना चाहिए था अपने को। अब इसको आप नोट कर लो।
अब हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों के अधिकार जो थे। ठीक है, साझेदारों के अधिकार, साझेदारी संलेख में साझेदारों के अधिकार। साझेदारों के अधिकार। अब अधिकार होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर के किसी व्यवसाय को प्रारंभ किया। अब उन 5 लोगों में से सभी के क्या क्या अधिकार रहेंगे? मान लीजिए मैं एक साझेदार हूं और मेरे संग में और 3-4 साझेदार हैं। तो हमने सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक व्यवसाय प्रारंभ किया। अब उस व्यवसाय में हमारे अधिकार क्या रहेंगे, वो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अधिकार में सबसे पहला अधिकार क्या रहेगा, वो चीज देखो आप। सबसे पहला अधिकार रहेगा व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। क्या रहेगा? व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। ठीक है, व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। तो ये चीज क्या है, हम पहला अधिकार ये रहेगा। अब देखिए जो भी अधिकार है इसके लगभग 6 अधिकार हैं, तो थोड़ा सा बड़े हैं वो। तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ इसको हल समझते चलते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसके बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आप उसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इसके विवरण में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। अब मान लीजिए कोई साझेदार है, ठीक है, तो क्या रहेगा, सबसे पहला अधिकार साझेदार का ये होता है कि उसे व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। जब व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है तो उसमें उसको भाग लेने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख में पहले से ही ये चीज लिख चुकी है कि आपको व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। चाहे व्यवसाय की किसी भी प्रकार की गतिविधि हो वो उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर दूसरा है आपका इसमें, नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, विचार रखने का अधिकार। विचार रखने का अधिकार। विचार रखने के अधिकार से मतलब है कि व्यवसाय के संबंध में कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, उस निर्णय में अपने विचार रख सकता है। मान लीजिए किसी साझेदार को व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में कोई योजना बना रहे हैं या कोई मीटिंग रखी गई है कि बिजनेस को आगे तक कैसे ले जाया जाए, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये चीजें हो रही हैं, गतिविधि हो रही है। तो उसमें क्या रहेगा, साझेदार को, जो भी उसमें साझेदार है उस साझेदार को अपने विचार रखने का अधिकार रहेगा कि भाई उसमें जो भी विचार रखा जाएगा, जो भी विचार वो उसमें रखेगा, हो सकता है उसका विचार अच्छा हो तो आगे उस चीज को फॉलो किया जाए। ठीक है, और नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, नंबर 3 रहेगा हमारा खाते व पुस्तकें देखने का अधिकार। खाते व पुस्तकें देखने का अधिकार। मतलब खाते व पुस्तकें देखने का अधिकार। अब देखिए जब कोई व्यवसाय शुरू होता है तो उसमें सारे खाते भी तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लो सेल्स अकाउंट है या परचेस अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, बहुत सारे बैंक अकाउंट है ना। तो बहुत सारे खाते होते हैं बिजनेस में, या बहुत सारे खाते होते हैं। तो उन खातों को देखने का अधिकार एक साझेदार को रहेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट कोई काम कर रहा है तो कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है, या कोई मतलब ऐसी चीजें होती हैं बिजनेस में कि चोरी छिपे कोई गतिविधि तो नहीं की जा रही है, चोरी से माल बेचा जा रहा हो या कोई फ्रॉड का काम किया जा रहा हो। तो वो चीजें क्या है, साझेदारों को पुस्तकें और जो खाते हैं वो सारी चीजें देखने का अधिकार रहेगा। ठीक है, और नंबर 4 है लाभ के बंटवारे का अधिकार। नंबर 4 है हमारा लाभ के बंटवारे
बंटवारे का अधिकार। अब लाभ, जो भी व्यवसाय हमने शुरू किया था, उस व्यवसाय में वर्ष के अंत में जो भी लाभ हुआ है, उस लाभ को बांटने का अधिकार या उसमें हिस्सा लेने का अधिकार, कि भाई वो साझेदार जो इसमें हिस्सेदार है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उस चीज का ऐसे अधिकार होता है कि जो भी लाभ हुआ है उसमें बांटने का अधिकार। इसमें हम एक चीज नोट और कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके लाभ हानि करेंगे इसको हम, लाभ हानि, लाभ हानि के बंटवारे का अधिकार। चाहे तो बिजनेस में लाभ हो या बिजनेस में हानि हो, इस चीज का उसे अधिकार रहेगा। लाभ होएगा तो लाभ मिलेगा, हानि होएगी तो हानि मिलेगी। ठीक है। और नंबर 5 है इसमें हमारा, नंबर 5 है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, ओके, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अब क्षतिपूर्ति से क्या मतलब है? क्षतिपूर्ति मतलब हानि, मैंने इसको यहाँ ऊपर जोड़ दिया, लाभ हानि के बंटवारे का अधिकार। अब क्षतिपूर्ति, चाहे तो लाभ हुआ हो या हानि हुई हो, या हानि हुई हो तो मतलब उसकी पूर्ति कौन करेगा, उस चीज का अधिकार, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। और नंबर 6 है हमारा पूंजी एवं, अच्छा ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 6वां पॉइंट, हाँ दिख रहा है, पूंजी एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, पूंजी एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। 6वां पॉइंट क्या रहेगा? पूंजी एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में शायद नहीं आ रही हो, अग्रिम। ठीक है, पूंजी का मतलब तो कैपिटल से होता है, पूंजी तो बिजनेस में जो लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पे पूंजी एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, देखिए जैसे साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि भाई किसी साझेदार ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई है तो उसे पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। मान लीजिए 2% मिले या 6% मिले या 5% मिले, जितना उसमें लिखा होगा कि भाई पूंजी पर इतने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, तो साझेदार को क्या होगा, पूंजी पर उतना ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, अग्रिम बोले तो अग्रिम से मतलब ये है किसी साझेदार ने बिजनेस से कोई पैसे लिए हैं। ठीक है, अग्रिम, किसी साझेदार ने व्यापार से अग्रिम लिया है, व्यापार से पैसा लिया है, तो सभी साझेदारों का पैसा है, वो किसी पर्टिकुलर एक का तो नहीं है। अब मान लीजिए किसी साझेदार ने 5 साझेदार हैं, 5 में से किसी एक साझेदार ने व्यापार में से 50,000 रुपए ले लिए। अब 50,000 रुपए ले लिए तो उस 50,000 रुपए जिसने लिए हैं ना, उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, वो बिजनेस में पहले से ही संलेख में लिखित होगा, उस हिसाब से उसे ब्याज देना पड़ेगा। और जो ब्याज दिया जाता है उसी को अग्रिम कहते हैं। ठीक है, हमने जो अग्रिम लिया है, 50,000 रुपए लिए हैं, तो उस अग्रिम पर कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज इसमें लिखित पहले से रहेगी। ओके, अब देखिए साझेदारों के अधिकार। साझेदारों के अधिकार क्या क्या होते हैं? सबसे पहला अधिकार होता है व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। ठीक है, व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार, चाहे तो व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो उसमें वह भाग ले सकता है। ठीक है। नंबर 2 है हमारा विचार रखने का अधिकार। व्यवसाय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग रखी गई हो, विचार विमर्श किया जा रहा हो, उसमें
साझेदार को अपने विचार रखने का अधिकार होता है। ठीक है। नंबर 3 है हमारा खाते और पुस्तकें देने का अधिकार। व्यवसाय से संबंधित कोई भी पुस्तक हो, कोई भी खाता हो, उसे देखने का अधिकार रहेगा। ठीक है, वो देख सकता है, कोई भी पुस्तकें चेक कर सकता है। ओके। लाभ हानि के बराबर बांटने, लाभ हानि के बंटवारे का अधिकार। अब व्यवसाय के अंत में जो भी व्यवसाय से लाभ उत्पन्न होता है या हानि उत्पन्न होती है, उसके बंटवारे का अधिकार साझेदार को रहेगा। ठीक है। और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है, उसको प्राप्त करने का अधिकार एक साझेदार को रहता है। पूंजी एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। साझेदार को व्यवसाय में जितनी भी पूंजी लगाई गई है, उस पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। और व्यवसाय से अगर कोई धन लिया गया है उधार, तो उस धन पर उसे ब्याज देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। ओके, ये चीजें हमने आज देखी अभी। अब एक पॉइंट और रह गया है, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें आगे पढ़ने वाली हैं। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। ओके, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। अब साझेदारी संलेख मान लीजिए ये है, एक पेपर है, ये ऐसे समझो इसको आप, ये पेपर है जिसको हम क्या कहेंगे, संलेख कहेंगे। साझेदारी संलेख मान लीजिए यही है हमारा साझेदारी संलेख। एक जो स्टाम्प पेपर है वो लिखित एक समझौता है, उसी को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्यों कौन कौन सी बातें होती हैं, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, वो चीज पढ़ना है। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, तो नंबर एक है यहाँ पर फर्म का नाम। ठीक है, नंबर 1 फर्म का नाम। अब फर्म का नाम क्या रहेगा, वो चीज इसमें लिखी जाएगी यहां पर, नंबर 1 पॉइंट लगा करके फर्म का नाम। ठीक है, नंबर 2 रहेगा हमारा फर्म का पता। फर्म का पता ये भी मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको अभी। देखिए फर्म का नाम, नंबर 2 फर्म का पता, नंबर 3 रहेगा हमारा व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र, ठीक, व्यापार का क्षेत्र। नंबर 4 क्या रहेगा, साझेदारों के नाम व पते। साझेदारों के नाम और उनके पते, पते मतलब उनका पता, साझेदारों के नाम और पते। नए साझेदार का प्रवेश, नंबर 5 है हमारा नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। नंबर 6 हमारा साझेदारों की पूंजी।
साझेदारों की पूंजी। नंबर 7, फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। ओके, ये 7 पॉइंट हैं। फिलहाल इसमें टोटल 25 पॉइंट हैं, तो मैं अभी 7 डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे और पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, थोड़ा सा क्लास आज की लेंथी हो जाएगी। अब देखिए, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या है। नंबर 1, फर्म का नाम। सबसे पहले इस पेपर में ये फर्म का नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए फर्म का नाम, मान लो ए एंड कंपनी है, ए एंड कंपनी, तो ये फर्म का नाम लिखा जाएगा। ओके। नंबर 2, फर्म का पता। अब फर्म का पता है कहाँ का, मान लीजिए इंदौर में है ये, ठीक है, इंदौर एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये फर्म का पता लिखा जाएगा उसमें साझेदारी संलेख में। नंबर 3, व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख जो बनाया गया है जहां पर हम व्यवसाय करेंगे उसका क्षेत्र क्या रहेगा, अर्थात वो हमारा क्षेत्रीय रहेगा या प्रांतीय रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा, अंतरराष्ट्रीय रहेगा, वो सारे विवरण इसमें लिखा जाएगा संलेख में कि हमारे व्यापार का क्षेत्र क्या रहेगा। नंबर 4 है हमारा साझेदारों के नाम व पते। जितने भी साझेदार हैं साझेदारी व्यवसाय में, जितने भी साझेदार हैं उनके सभी के नाम प्लस उनके पते, उनके एड्रेस सारे उसमें लिखे जाएंगे कि कौन सा साझेदार कहाँ का निवासी है, वो सारी चीज इसमें नोट की जाएगी। और नंबर 5 है नए साझेदार का प्रवेश। यदि फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश लिया जाता है, यदि फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश लिया जाता है तो उस साझेदार को प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या नियम रहेंगे, वो सारी चीज इसमें लिखी जाएगी। ओके। नंबर 6 हमारा साझेदारों की पूंजी। कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लेकर के आएगा वो इसमें विवरण रहेगा, पूंजी का पूरा ब्यौरा। मान लीजिए 5 साझेदार हैं तो 5 में से कौन कितनी पूंजी लेकर के आएगा, वो सारी चीज इसमें साझेदारी संलेख में लिखी जाएगी। ठीक है। नंबर 7 हमारा फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। हमारा जो व्यवसाय रहेगा वो किस प्रकृति का रहेगा, मतलब व्यवसाय की क्या प्रकृति रहेगी, किस प्रकार का व्यवसाय रहेगा। देखिए, दुनिया भर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए फूड से संबंधित है कोई, या कृषि से संबंधित है कोई व्यवसाय, ठीक है, या जो भी है, मतलब XYZ नेचर, उसकी प्रकृति क्या रहेगी, वो सारी चीजें इसमें साझेदारी संलेख में लिखी जाएगी। अब ये 7 पॉइंट आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ओके। अब देखिए 7 पॉइंट हो गए। अब 8वां पॉइंट इसका क्या रहेगा, 8वां पॉइंट रहेगा इसका फर्म की अवधि। नंबर 8 क्या रहेगा, फर्म की अवधि। फर्म की अवधि, 8 नंबर है ये, फर्म की अवधि। और नंबर 9 क्या रहेगा, पूंजी पर ब्याज। देखिए मैंने पहले बताया था ना ये चीज, उसमें पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। नंबर 9 है हमारा आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, सीधा सीधा लिखू ना, आहरण पर ब्याज। आहरण एवं आहरण पर ब्याज। ओके। नंबर 9 आहरण एवं आहरण पर ब्याज। आहरण के बारे में भी आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा सारी चीज। नंबर 10 रहेगा हमारा, नहीं 10 तो पॉइंट यही था यार, 10वां पॉइंट यही है। उसके बाद आपका 11वां पॉइंट रहेगा लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन। नंबर 12 है हमारा वेतन एवं कमीशन। वेतन एवं कमीशन। नंबर 13 पॉइंट क्या है, साझेदार को ऋण।
साझेदारों को ऋण। नंबर 14 है हमारा फर्म द्वारा ऋण। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, फिर मैं आपको इसकी डिटेल से बताता हूँ। देखिए, फर्म की अवधि। अब फर्म की अवधि से संबंध है, हमने जो साझेदारी फर्म की स्थापना करी है उसकी अवधि कितने वर्ष तक की रहेगी, अर्थात 2 साल तक के लिए रहेगी व्यवसाय की अवधि, या 5 साल तक की रहेगी, या 20 साल तक के लिए रहेगी। जो भी उसमें अवधि रहेगी, जो भी उसमें अवधि रहेगी वो पहले ही स्थापित कर दी जाएगी, इसमें पहले ही लिख दिया जाएगा साझेदारी संलेख में कि भाई ये व्यवसाय 5 साल तक चलने वाला है। 5 साल के बाद इसका क्या कर दिया जाएगा, विघटन कर दिया जाएगा, मतलब सारे व्यवसाय को समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज फर्म की अवधि में लिखा जाएगा। अब पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज यानी कि मान लीजिए पूंजी पर ब्याज, साझेदारों ने जो उसमें पूंजी लगाई है उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो उस पर कितने % का ब्याज दिया जाएगा, ये साझेदारी संलेख में पहले ही लिखित में लिख दिया जाएगा। ओके, आहरण एवं आहरण पर ब्याज। अब आहरण से संबंध है, आहरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक साझेदार हूं, मुझे अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है, और मैंने व्यवसाय से 5,000 रुपए ले लिए, या 10,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए ले लिए मैंने व्यवसाय से, तो वो आहरण कहलाएगा। ठीक है, अब आहरण पर कितना ब्याज दिया जाएगा ये चीज साझेदारी संलेख में लिख दिया जाएगा कि यदि कोई साझेदारी व्यवसाय से आहरण करता है तो उस पर कितने % का ब्याज उसे देना होगा। ओके, तो ये चीज पहले ही उसमें लिख दी जाएगी। ठीक है, और उसमें आहरण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये चीज भी लिख दी जाएगी। ओके, अब लाभ हानि का विभाजन। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस रूप में किया जाएगा, समान रूप में किया जाएगा या पूंजी के अनुपात में किया जाएगा, जो भी किया जाएगा वो पहले ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब वेतन एवं कमीशन। अगर कोई साझेदारी फर्म में काम करता है तो उसे कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और कोई साझेदार कोई ऐसा काम करता है मार्केटिंग से संबंधित या कोई काम होता है तो उस पर कोई कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सारी चीज इसमें पहले ही लिख दी जाएगी, इसमें साझेदारी संलेख में। ठीक है, अब साझेदारों के ऋण। साझेदारों को ऋण। अब साझेदारों को ऋण, कंपनी की तरफ से या व्यवसाय की तरफ से साझेदारों को ऋण दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय इसमें पहले से लिख दिया जाएगा साझेदारी संलेख में। फर्म के द्वारा ऋण। अब फर्म को ऋण की जरूरत पड़ेगी तो वो ऋण कहां से लेगी फर्म, इस चीज का भी विवरण पहले से ही इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, 14 पॉइंट हो गए। अब आगे के पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं। 14 पॉइंट के बाद हमारा 15वां पॉइंट रहेगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई है आज की क्लास। 15वां पॉइंट है हमारा ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन नंबर 16, लेखा एवं उसका अंकेक्षण। लेखा एवं उसका अंकेक्षण। नंबर 17 हो गया हमारा कार्य विभाजन। कार्य विभाजन। नंबर 18 है हमारा बैंक खाते का परिचालन। बैंक खाते का परिचालन। 19वां पॉइंट है साझेदारों का बीमा। साझेदारों का बीमा। 20वां पॉइंट है इसमें दिवालिया होने की दशा में। दिवालिया होने की
दशा में। 21वां पॉइंट है साझेदार का निकाला जाना। साझेदार का निकाला जाना। साझेदार का निकाला जाना। ठीक है, अब ये आगे के पॉइंट हम पढ़ते हैं। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मतलब होता है गुडविल। ठीक है, व्यवसाय में जो भी सब कुछ जो भी रहता है ना व्यवसाय का, जिसके आधार पर व्यवसाय चलता है वो होता है ख्याति। ख्याति मतलब गुडविल। व्यवसाय की जो पहचान है वो क्या है। गुडविल बोले तो नाम व्यवसाय का। ठीक है, नाम क्या है व्यवसाय का, उसको किस नाम से जाना जाता है, या कैसा व्यवसाय है वो, है ना, उसकी मार्केट में क्या छवि है, ये सारी चीजें। तो ख्याति का मूल्यांकन, अगर मान लीजिए ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी संलेख में ये लिख दिया जाता है कि अगर साझेदारी व्यवसाय का जो है विघटन किया जाएगा तो उसमें ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, लेखा एवं उसका आक्षेपण किस प्रकार किया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। कार्य का विभाजन, कौन से साझेदार का क्या कार्य काम रहेगा, वो सारी चीजें इसमें लिख दी जाएंगी। बैंक खाते का परिचालन, ठीक है, ये भी लिख दिया जाएगा। साझेदारों का बीमा, साझेदारों के बीमा जो रहेंगे वो किस रूप में रहेंगे, या साझेदारों का बीमा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज इसमें लिख दी जाएगी। दिवालिया होने की दशा में, यदि कोई साझेदार दिवालिया होता है मतलब बर्बाद होता है, कोई साझेदार उसको इतना घाटा हो जाता है कि वो जो उसका फर्म का जो भी ऋण है वो पटाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो वो भी इसमें साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है कि यदि कोई साझेदार दिवालिया होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न रहेगी, वो चीज इसमें पहले से लिख दी जाएगी। और साझेदारों को निकाला जाना, यदि किसी साझेदार को निकाला जाता है तो वो किस स्थिति में निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई साझेदार बेईमानी करता है, या कोई साझेदार चोरी करता है, या कोई फ्रॉड करता है कंपनी में या बिजनेस में, तो उसको निकाला जा सकता है। ये सारी चीजें उसमें पहले से ही लिख दी जाएंगी, आप नोट कर लीजिए इनको स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे के जो पॉइंट हैं वो बताते हैं। साझेदार का निकाला जाना, साझेदारी का समापन, कौन सा पॉइंट है ये, साझेदारी का समापन 22वां पॉइंट है। साझेदारी का साझेदारी का समापन। ठीक है, 23वां पॉइंट है। 23वां पॉइंट क्या है, 23वां पॉइंट है पंचायती वाक्य। ओके, 24वां पॉइंट है साझेदार के अधिकार व कर्तव्य। साझेदार के अधिकार व कर्तव्य। और 25वां पॉइंट है लास्ट, साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु। अब देखिए साझेदारी का समापन, मान लीजिए पहले ही लिख दी जाती है ना ये बात, तो कि साझेदारी का समापन होना ही है। तो ये जो साझेदारी का समापन है वो किस स्थिति में किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमने साझेदारी संलेख में लिख दिया था कि ये साझेदारी का समापन 5 साल के बाद कर दिया जाएगा, लेकिन कई स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि उसको 5 साल से पहले ही समाप्त करना पड़ा, या फिर 5 साल से ज्यादा भी उस चीज को चला सकते हैं। तो ये चीज पहले से ही साझेदारी संलेख में लिख दी जाएगी कि यदि साझेदारी का समापन किया जाएगा तो वो किस स्थिति में किया जा सकता है। ओके, पंचायती वाक्य, पंचायती वाक्य की जो भी विवरण प्रक्रिया है वो सारी चीज इसमें पहले से ही लिख दी जाएगी। ओके, साझेदार के अधिकार और कर्तव्य 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को। साझेदारों को व्यवसाय में मतलब जितने भी उसमें साझेदार हैं उनके कौन कौन से अधिकार रहेंगे, कौन कौन से कर्तव्य रहेंगे, वो सारी चीजें इसमें पहले से ही नोट कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। अब साझेदार की मृत्यु, यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, क्या उसके परिवार वालों को या उसका जो भी नॉमिनी रहेगा उसको साझेदारी में प्रवेश किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, और उसके जो हिस्से का लाभानी है
वो उसके मतलब जो भी उसके हितैषी है या नॉमिनी है उसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि दिया जाएगा तो किस स्थिति में दिया जाएगा, उसका जो हिसाब किताब है वो मृत्यु होने के बाद कर दिया जाएगा या फिर कुछ समय बाद किया जाएगा। ये सारी चीज साझेदारी संलेख में पहले से ही स्पष्ट रूप से लिख दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का जो अकाउंट है वो मैं आपको पूरी साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको टॉपिक वाइज सारी चीज पढ़ाऊंगा। आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सिलेबस की तैयारी इसी इसी उसमें करवा दूंगा मैं आपको, इसी चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स कुरुक्षेत्र। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।